उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये वाकई ही महारत की इंतहा थी और महारत की इस इंतहा ने रॉगर को हैरत से चंद लम्हे के लिए साकित कर दिया और उन्हीं चंद लम्हों के वक्फे में इसका प्लेटफॉर्म वाला साथी मशीन गन का निशाना बन चुका था। जबकि मशीन गन तो अब खामोश हो चुकी थी, अलबत्ता उसकी नाल अब रॉगर की तरफ उठी हुई थी और टाइगर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुमने देखा रॉगर कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मेरा हर कदम दुरुस्त होता है, टाइगर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। तो तुम अब भी यही कहोगे कि तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से नहीं बल्कि तुम आम बदमाश हो? रॉगर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसका चेहरा भी हैरत के झटके से निकलकर नॉर्मल हो गया था। हाँ, और जिस तरह मैंने कभी गलत कदम नहीं उठाया उसी तरह मैंने झूठ भी नहीं बोला, और मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है। मैंने तो रकम देनी है और मालूमात खरीदनी है, ताजुक से ना सही रॉगर से सही, और मेरी ऑफर अब भी कायम है। बोलो, सौदा करते हो? टाइगर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम इस पोजीशन में भी सौदा करोगे? रॉगर एक बार फिर हैरान हो गया। हाँ, मैं कारोबार में बांट कर खाने का आदी हूँ, मजबूरी की बात अलग होती है। मैंने तो तुम्हें पहले भी ऑफर की थी, लेकिन तुमने ख्वामखा जिद करके अपने आदमी ज़ाया करा लिए, और अब भी तुम्हारी मर्जी है, सौदा कर लो या फिर वही मजबूरी, टाइगर ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुमने वाकई ही मुझे हैरान कर दिया। क्या पाकिस्तान के तमाम गुंडे तुम्हारी तरह होते हैं? रॉगर ने होंठ चबाते हुए पूछा। कोबरे का नाम पाकिस्तान से इसलिए मशहूर है मिस्टर रॉगर, हालांकि वहां बड़े बड़े जबरदस्त बदमाश मौजूद हैं, लेकिन कोबरा कोबरा ही है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी जानी दुश्मन से नहीं बल्कि किसी गहरे दोस्त से गपशप कर रहा हो। मैं तुमसे इस हद तक चुस्ती और दलेरी की वाकई तवक्को ना रखता था, वरना तुम्हारी हथकड़ी कभी ना खुलने देता। बहरहाल तुमने वाकई मेरे दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर लिया, लेकिन सच बात यह है कि मुझे इस लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू का इल्म नहीं, रॉगर ने सर हिलाते हुए कहा। मिस्टर रॉगर, अगर तुम मेरे असूल पसंदी को हमाकत समझ रहे हो तो इसका नतीजा तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। तुम्हारे और ताजू के दरमियान टेलीफोन पर जो गुफ्तगू हुई, जो मैंने भी सुनी थी, और मैंने तुम्हारी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जाकर तुम्हारी रिहाइशगाह का भी पता चलाया था। मैं तो खुद तुम्हारे पास आ रहा था कि तुम्हारे आदमी मुझे उठाकर यहाँ ले आए, और मैं भी इनके साथ इसलिए खामोशी से आ गया कि मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, वरना इन चारों की लाशें यहाँ की कॉरपोरेशन वाले वही सड़क से ही उठा कर ले जाते। इसलिए सीधी बात करो, मुझे मालूम है कि ताजुक तुम्हें लेबर सप्लाई करता है और वो खुद बराह रास्त लेबॉर्ट्री से वाकिफ ना था। सिर्फ तुम्हारा पता चलाने के लिए मुझे ताजुक से बात करनी पड़ी। अब आखिरी बार बता दो कि तुम लेबॉर्ट्री का महल्ले वकू किस तरीके से बताओगे, रकम लेकर या किसी और तरीके से? टाइगर ने इस बार संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। मैंने दुरुस्त कहा है, मुझे मालूम नहीं है, रॉगर ने उसी तरह एतमाद से पुर लहजे में कहा। ओके, फिर तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओ, मैं ख्वामखा तुम पर अपना वक्त क्यों जाया करूं, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, रॉगर ने यकलख्त अपने हाथ को झटका दिया और टाइगर के हलक से बेख्तियार सिसकारी निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में किसी चूंटी ने काट लिया हो, और दूसरे लम्हे उसका पूरा जिस्म इस तरह फर्श पर बैठता गया जैसे उसके जिस्म में मौजूद तवानाई यकलख्त गायब हो गई हो। मशीन गन पहले ही हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी, फिर वो फर्श पर ढेर हो गया, किसी बेजान लाशी की तरह बेहिस्सो हरकत, और रोकर की हलक से निकलने वाली जोरदार कहके से कमरा गूंज उठा। तुमने रॉगर को बच्चा समझ लिया था कोबरे? रॉगर का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे एजेंट सर झुकाते हैं, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं। मैं पहले इसलिए मार खा गया था कि मुझे तुमसे इस कदर तेजी, फुर्ती और महारत की तवक्को ना थी, और फिर कलाई पर मौजूद सुई फेंकने वाली घड़ी को ऑन करने के लिए भी वक्त चाहिए था, और वो वक्त मैंने हासिल कर लिया, रॉगर ने तेज लहजे में कहा। फिर वो कदम बढ़ाता आगे आया, उसने झुककर टाइगर की कलाई पकड़ी और उसे घसीटता हुआ लोहे के प्लेटफॉर्म पर ले आया। वहां मौजूद अपने साथी की लाश को उसने बड़ी नफरत और हकारत भरे अंदाज में ठोकरे मार मार कर प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसने बेहिस टाइगर को प्लेटफॉर्म पर लटका कर उसकी दोनों पिंडलियां कड़ों से जकड़ दी, और फिर उसके दोनों बाजू उसके सर के ऊपर करके कलाइयां भी लोहे के कड़ों में जकड़ दी। फिर वो प्लेटफॉर्म से उतरा और तेज तेज कदम उठाता बंद दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो चुका था। दरवाजा उसके उकम में एक बार फिर बंद हो गया, और टाइगर लोहे के प्लेटफॉर्म में बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी हमाकत की है। उसने रॉगर को इसका मतलूबा वक्त दे दिया, और अब अपनी इस हमाकत का नतीजा भुगतने के लिए वो पूरी तरह तैयार हो चुका था, क्योंकि उसे मालूम था कि अब रॉगर उस पर तशद्दुद की इंतहा कर देगा, और इस पोजीशन में सिवाय खौफनाक तशद्दुद बर्दाश्त करने के वो कुछ भी नहीं कर सकता।
सागोरी रक्स के लिए तैयार होने का इरादा कर रही थी कि मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। सागोरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सागोरी स्पीकिंग। सागोरी ने मुतरन्नम लहजे में कहा। अजय कुमार बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मौतबाना था। अजय कुमार, तुम? क्या बात है? सागोरी के लहजे में हैरत थी। मैडम, ताजो को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से अजय कुमार ने उसी तरह मौतबाना लहजे में कहा तो सागोरी बेख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या कह रहे हो? ताजू को हलाक कर दिया गया है? क्यों? किसने ऐसा किया? सागोरी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मुझे इत्तला मिली तो मैं भी बेहद हैरान हुआ था। चनाचा मैंने खुद इस बारे में इंक्वायरी की और अब हालात का इल्म होने पर आपको इत्तला दे रहा हूँ, अजय कुमार ने कहा। तमहीद बांधने की बजाय हालात बताओ और पूरी तफसील बताओ, सागोरी ने इस बार सख्त लहजे में कहा। मैडम, 2 घंटे कबल एक पाकिस्तानी नौजवान ताजुक के बार में आया। ताजुक से मिलना चाहता था लेकिन काउंटरमैन थोड़क उससे उलझ पड़ा। उसने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में थोड़क को बेकार कर दिया। इस पर ताजुक ने उसे अपने गेम क्लब वाले दफ्तर में बुलाया। वहां थोड़ी देर ताजुक के साथ रहा, फिर वापस चला गया। उसके बाद ताजुक ने सबसे पहले होटल रेड स्टार में अपने आदमी से इस पाकिस्तानी की रिहाइश के बारे में तस्दीक की। इस पाकिस्तानी का नाम सुल्तान बताया गया। तब ताजुक ने जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन के रॉकर से बातचीत की। उसके 10 मिनट बाद ही रॉकर ग्रुप के 4 अफराद ताजुक से मिलने आए। उन्हें ताजुक के पास पहुंचा दिया गया, मगर उन्होंने वहां अचानक और अंधाधुंध फायरिंग करके ताजुक को भी हलाक कर दिया और गेम रूम में मौजूद 4 अफराद को भी भून कर निकल गए। और मुझे ये पता चला है कि वो जीरो चौक के करीब इस पाकिस्तानी सुल्तान को भी अगवा करके ले गए हैं। अजय कुमार ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ ले गए हैं वो सुल्तान को? सागोरी ने होंठ भींचते हुए कहा। उन्हें अल्पाइन रोड पर देखा गया है और अल्पाइन रोड पर रॉगर का एक ही अड्डा है, सराई फार्म वाला, अजय कुमार ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस कत्ल गारत का मकसद क्या है? ताजुक और रॉगर के दरमियान तो इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, फिर रॉगर ने ऐसा इकदाम क्यों किया? सागोरी ने तेज लहजे में कहा। मैडम, बार के फोन ऑपरेटर से मालूम हुआ कि ताजुक ने रॉगर से कहा था कि उसे इस पाकिस्तानी लेबॉर्ट्री का महल्ले वकूफ पूछने के लिए भारी रकम ऑफर की है, इसलिए या तो वो ये रकम भारी उसको दे दे या फिर वो पाकिस्तानी से वसूल करेगा, अजय कुमार ने जवाब दिया। ओहो, अब मैं समझ गई। ठीक है, तुम ऐसा करो, 4 आदमी उकबी तरफ भिजवा दो। मुझे सुल्तान को भी रॉगर के कब्जे से छुड़ाना है और ताजू का इंतकाम भी लेना है। फौरन भेजो, सागोरी ने सख्त लहजे में कहा और हाथ बढ़कर कुरिंडर दबा दिया। उसके बाद उसने चंद नंबर डायल किए। यस, सेक्रेटरी टू मैनेजर, रेड स्टार होटल, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। सागोरी बोल रही हूँ, मैनेजर से बात कराओ, सागोरी ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हों बाद मैनेजर की आवाज सुनाई दी। यस मैडम, हुक्म कीजिए। मैनेजर का लहजा बेहद मौतबाना था। मेरा आइटम कैंसिल होने का ऐलान कर दो, सागोरी ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वो तेज कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो इसके जिस्म पर स्याह रंग का चुस्त लिबास मौजूद था और चेहरा बदला हुआ था। वो तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय उसने साइड की दीवार पर एक मखसूस जगह हाथ मारा तो दीवार दरमियान से फटकर साइडों में खिसक गई। दूसरी तरफ एक कमरा था और इस कमरे में कई तो खिला दोबारा बंद हो गया। उसके साथ ही वो कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरने लगा। चंद लम्हों बाद उसकी हरकत रुकी और सागोरी ने आगे बढ़कर उसका बंद दरवाजा खोला तो दूसरी तरफ एक बंद गैलरी थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाजा था। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही दूसरी तरफ पहुंची तो होटल के उकम में एक छोटी सी इमारत में पहुंच गई। वहां 4 लंबे तलंगे मकामी अफराद बड़े मुस्तैदाना अंदाज में खड़े थे। इन चारों अफराद ने बड़े मौतबाना अंदाज में सागोरी को सलाम किया। स्याह रंग की एक बड़ी सी कार भी वहां मौजूद थी। इनमें एक ने आगे बढ़कर कार की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और सागोरी खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। उनमें से एक ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि बाकी 3 उकबी सीट पर सिमट कर बैठ गए। दूसरे लम्बे कार एक झटके से आगे बढ़ी और इमारत के खुले हुए फाटक से गुजरकर इंतहाई तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। ज़राई फार्म में कितने अफराद होंगे? सागोरी ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। मैडम, कम अज कम 10 तो जरूर होंगे। ये रॉगर ग्रुप का अहम तरीन अड्डा है और उन्होंने वहां बाकायदा साउंड प्रूफ तहखाने बनाए हुए हैं। मैं इस अड्डे पर कई माह रहा हूं, इसलिए मुझे इस अड्डे की हर चीज पूरी तरह वाकफियत है, ड्राइवर ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या तुम बता सकते हो कि इस पाकिस्तानी सुल्तान को इस लेबॉर्ट्री की तलाश क्यों है और ये लेबॉर्ट्री आखिर इस कदर अहमियत क्यों इख्तियार कर गई है? सागोरी ने कहा। मैडम, लेबॉर्ट्री की तफसीलात का तो मुझे इल्म नहीं और ना ही हमने कभी इस तरफ तवज्जो की है। अलबत्ता इतना मुझे मालूम है कि लेबर की 150 अफराद जो एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं, जब वापस अपने गांव पहुंचे तो गांव में अचानक एक खौफनाक बीमारी फूट पड़ी और सबके सब आनन फानन हलाक हो गए। इस वक्त तो किसी ने ख्याल ना किया था, लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि ये लेबॉर्ट्री कोई आम लेबॉर्ट्री नहीं जैसा कि हमें बताया गया है, बल्कि इसमें यकीनन कोई खौफनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। तभी लेबर को भी इस
پر اصرار انداز میں ہلاک کر دیا گیا۔ ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، تاجو کی ہلاکت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، ورنہ اس سے قبل مجھے بھی اس لیبارٹری کی اہمیت کا قطعاً احساس نہ تھا۔ میں سمجھی تھی کہ عام سی لیبارٹری ہوگی، اور اب یہ پاکیزائی سلطان کو اس راگر کے قبضے سے چھڑانا اس لیے چاہتی ہوں تاکہ اس لیبارٹری کی اہمیت کے بارے میں معلوم کر سکوں، ساگوری نے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک سائڈ پر جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ میڈم فارم آنے والا ہے، ڈرائیور نے کہا، اور ساگوری نے سر ہلا دیا، جبکہ اوپری سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کے تینوں ساتھی چونک کر سیدھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے روک دینا ورنہ لوگ چکنے ہو جائیں گے، ساگوری نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کا دروازہ آگے لے جا کر دائیں ہاتھ پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھول دیا۔ ساگوری دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اتر آئی، اور اس کے باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ وہ سلطان لازمی کسی تہہ خانے میں ہوگا، ساگوری نے کہا۔ یس میڈم، ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے، ڈگی سے اسلحہ نکالو اور سنو، تم اور میں سامنے کی طرف سے حملہ کریں گے، جبکہ باقی فارم کی تینوں سائڈوں سے حملہ کریں گے۔ میں پہلے پی بم فائر کروں گا تاکہ وہ لوگ دفاع کرنے کی قابل نہ رہیں، پھر فل ریڈ کرنا، ساگوری نے کہا، اور باقی ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ ڈگی سے مشین گنوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی لیکن چپٹی نال کی گن بھی نکالی تھی، اور ساگوری نے وہ گن لے لی، جبکہ باقی ساتھیوں نے مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی۔ پھر ساگوری کے اشارے پر کار کی اوپری سیٹ پر موجود تینوں افراد تیزی سے کھیت میں موجود اونچی فصل کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ ڈرائیور، جس کا نام جونکو تھا، ساگوری کے قریب کھڑا رہا۔ تم نے مشین گن لے کر میرے ساتھ رہنا ہے، جب میں اشارہ کروں تم فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوگے، اس سے پہلے نہیں، ورنہ وہ لوگ چکنے ہو گئے تو خاصی مشکل ہو جائے گی، ساگوری نے جونکو کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور جونکو نے سر ہلا دیا۔ ساگوری چپٹی نال والی گن ہاتھ میں لیے آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں زرعی فارم کی عمارت نظر آنے لگ گئی۔ ساگوری اور جونکو فصل کی آڑ لیتے ہوئے عمارت کے قریب ہوتے گئے، اور پھر وہ دونوں عمارت کے اس کونے تک پہنچ گئے جس میں پھاٹک موجود تھا۔ پھاٹک لکڑی کا تھا اور بند تھا۔ ساگوری چند لمحے تو وہیں رکی رہی تاکہ اس کے تینوں ساتھی اپنی مقصود جگہوں پر پہنچ جائیں۔ پھر اس نے اونچا ہو کر پھاٹک کے اندر جھانکا۔ کچھ دور عمارت کے برآمدے کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی کار اور ایک بڑی بند باڈی کی جیپ کھڑی تھی۔ برآمدے میں دو افراد بھی موجود تھے، لیکن وہ آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ شاید انہیں یہ تصور بھی نہ تھا کہ یہاں بھی کوئی آ سکتا ہے۔ تیز نظروں سے ماحول کا جائزہ لینے کے بعد ساگوری کی چپٹی نال سیدھی کی، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گن سے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا کیپسول نکلا اور سیدھا کار کی ڈگی پر جا گرا، اور چٹ کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی برآمدے میں موجود باتیں کرتے ہوئے دونوں افراد چونکے ہی تھے کہ یکلخ دہیز دھوئیں کا ایک بادل سا عمارت کے برآمدے میں پھیل کر اندر کی طرف بڑھتا گیا۔ ساگوری نے 2-3 بار چپٹی نال والی گن کا ٹریگر دبایا، اور سرخ کیپسول بجلی کی سی تیزی سے عمارت کے اندر گرنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی پوری عمارت یکلخ دھوئیں میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹنے لگا۔ ساگوری نے اپنے پیچھے کھڑے جانکو کو اشارہ کیا، اور وہ خود کسی بلی کی طرح پھاٹک پر چڑھتی ہوئی اندر کود گئی۔ جانکو بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا، اور پھر ساگوری کے اشارے پر وہ فائرنگ کرتا ہوا جھکے انداز میں عمارت کی طرف بڑھتا رہا۔ برآمدے کے کونے میں پہنچ کر ساگوری رک گئی۔ جانکو بھی ایک کونے میں ستون کی آڑ لے کر مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد سائیڈوں پر سے ان کے 2 اور ساتھی دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، جبکہ تیسرا ساتھی شاید عقبی سمت میں رک گیا تھا۔ اب دھواں بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اندر چیک کرو، ساگوری نے کہا، تو جانکو اور دوسرے 2 آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے عمارت کے اندر گھس کر غائب ہو گئے، جبکہ ساگوری وہیں رکی رہی، لیکن اس کی تیز نظریں ماحول کا مسلسل جائزہ لے رہی تھی۔ چپٹی نال والی گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ میڈم، سب اوکے ہے، 6 آدمی اندر پڑے ہیں، چند لمحوں بعد جانکو نے برآمدے میں واپس نمودار ہوتے ہوئے کہا، اور ساگوری کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ وہ تیزی سے عمارت کے اندر بڑھنے لگی۔ ٹائیگر لوہے کی پلیٹ فارم پر کنڈوں میں جکڑا ہوا بے بس پڑا تھا۔ روگر کو اس کمرے سے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا جسم اس طرح بے بس ہو چکا تھا کہ جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ پھر اچانک بھاری دروازہ کھلا اور روگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک مشین بردار تھا۔ اندر اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں دیکھ کر اس کا چہرہ تیزی سے بگڑنے لگا۔ ہونٹ بھینچ گئے اور آنکھوں سے شعلے سے نکلے، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔ خاموشی سے روگر کے پیچھے چلتا ہوا اس لوہے کی پلیٹ فارم کے قریب آ کر رک گیا۔ انجیکشن لگاؤ اسے تاکہ اس کے احساسات جاگ سکیں۔ وہ گرنے
रॉगर ने इस आदमी से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, इस आदमी ने जवाब दिया। फिर उसने जेब से एक सुरंज निकाली जिसकी सुई पर कैप चढ़ी हुई थी। सुई पर मौजूद कैप उतारकर वो तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे उसने बेदर्दी से सुई प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए टाइगर की रान में घोंप दी, जिसे सुई की बजाय खंजर घोंप रहा हो। उसकी आंखों में टाइगर के लिए बेपनाह नफरत झलक रही थी, लेकिन जाहिर है टाइगर के एहसासात तो मुंजमद थे, इसलिए सुई का उसे एहसास तक ना हुआ। इस आदमी ने सुरंज में मौजूद महलूल टाइगर के जिस्म में इंजेक्ट करने के बाद एक झटके से सुई वापस खींची और फिर खाली सुरंज को एक तरफ उछालकर वो पीछे हटकर रॉगर के साथ खड़ा हो गया। स्विच ले आओ यहीं, रॉगर ने उससे कहा और वो मुड़कर दरवाजे के साथ दीवार में नस्ब स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी साइड को दबाया तो पूरा पैनल किसी बॉक्स की तरह खुला के एक तरफ हो गया। इस आदमी ने अंदर से एक नॉब नमा स्विच निकाला जिसके साथ लच्छेदार तार मौजूद थी और उसे लेकर तेजी से रॉगर के करीब आया। मुझे दे दो। रच्छेदार तार साथ साथ खुलती रही और स्विच रॉगर तक पहुंचने के बावजूद तार की बहुत से बल अभी तक नजर आ रहे थे। रॉगर ने हाथ बढ़ाकर इससे स्विच ले लिया। अब जाकर मैं स्विच ऑन कर दो, और रॉगर ने कहा, और वो आदमी नॉब नुमा स्विच रॉगर के हाथ में देने के बाद वापस मुड़ा। उसने पैनल बॉक्स को दोबारा बंद किया। लच्छेदार तार अब पैनल बॉक्स की साइड से निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने बॉक्स पर मौजूद एक सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन प्रेस किया तो इस लोहे के प्लेटफॉर्म के ऊपर छत पर खटाक की आवाज से एक तेज दंदानों वाला लोग गोल आरा नमूदार होने लगा और फिर तेजी से नीचे आता हुआ टाइगर के ऐन पेट के ऊपर जाकर रुक गया। आरे के तेज दंदाने टाइगर के जिस्म से सिर्फ चंद इंचों के फासले पर थे। टाइगर का जिस्म अभी तक पहले की तरह ही बेहिस्सो हरकत था। रॉगर ने हाथ में मौजूद नॉब को घुमाया तो आरा तेजी से टाइगर के पैरों की तरफ आने लगा। जब वो उसके पैरों के ऊपर पहुंचा तो रॉगर ने नॉब घुमानी बंद कर दी। अब आरा टाइगर के बंधे हुए पैरों के बिल्कुल करीब था। इसके बूट उतारो, रॉगर ने इस आदमी से कहा जो अब वापस उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। और वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसने टाइगर के बूट उतारने शुरू कर दिए। बूट उतारकर एक तरफ फेंकने के बाद उसने जुराबें भी उतार दी। अब टाइगर के पैर नजर आ रहे थे जबकि कुंडे उसकी पिंडलियों में फंसे हुए थे। रॉगर ने नॉब को जरा सा मजीद उल्टे रुख घुमाया तो आरा और पीछे हुआ। फिर उसके तेज दंदाने टाइगर के दोनों पैरों की उंगलियों के ऊपर आकर टिक गए। महज बाल बराबर फर्क रह गया था। उसी लम्हे टाइगर को महसूस हुआ कि उसके जिस्म में हरकत पैदा होने लग गई है। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं कोबरे कि सब कुछ साफ साफ बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किससे है और किस पार्टी ने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम ताजुक तक कैसे पहुंच गए। हर बात बता दो तो मेरा वादा है कि इस खौफनाक मौत की बजाय तुम्हें आसान मौत मारूंगा, वरना मेरे हाथ की एक ही हरकत से ये आरा नीचे आएगा, उसके साथ ही घूमने लग जाएगा। नतीजा तुम जानते हो और एक बार ये चल पड़ा तो फिर यहाँ पैरों से सर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। रॉगर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। आसान मौत से तुम्हारा क्या मतलब है रॉगर? टाइगर ने उसी तरह मुतमईन लहजे में बात करते हुए कहा। तुम वाकई ही दलेर आदमी हो कोबरे की इस पोजीशन के बावजूद तुम्हारे लहजे में एतमीनान मौजूद है और मुझे तुम्हारी मौत पर अफसोस होगा, लेकिन बहरहाल तुमने मेरे साथियों को कत्ल करके अपनी मौत मुकद्दर करा ली है। आसान मौत से मेरा मतलब है तुम्हें गोली मार देना और आरे वाली मौत की निस्बत ये वाकई ही आसान मौत है। रॉगर ने होंठ भींचते हुए कहा। मौत बहरहाल मौत होती है मिस्टर रॉगर, आसान हो या मुश्किल। जब मैंने मरना ही है तो फिर मैं तुम्हें क्यों फायदा पहुंचाऊं? तुम अपना आरा स्टार्ट कर दो, टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओके, तुम्हारी मर्जी, रॉगर ने कहा। उसके साथ ही उसने अपने साथ खड़े हुए साथी को इशारा किया तो वो तेजी से मुड़ा और इस बार चलने की बजाय तकरीबन दौड़ता हुआ स्विच पैनल की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो टाइगर से अपना साथी इंतकाम लेने के लिए रॉगर से भी ज्यादा पुरजोश हो रहा हो। फिर उसने स्विच पैनल पर इस सुर्ख बटन के साथ मौजूद एक और बटन दबा दिया तो वो दंदानेदार आरा सरसराहट की तेज आवाज से घूमने लगा। उसके घूमने की रफ्तार बेहद तेज थी। तो अब तैयार हो जाओ कोबरे, रॉगर ने कहा और हाथ में पकड़े हुए नॉब नमा स्विच को इसने जरा सा घुमाया और आरा नीचे को झुका। लेकिन उसी लम्हे टाइगर ने अपने दोनों पैरों को मुखालिफ सिमतों में घुमाकर नीचे प्लेटफॉर्म के साथ लगा दिया। इस तरह उसके उल्टे हुए पैर मुड़कर नीचे प्लेटफॉर्म से जा लगे। अलबत्ता उसका दरमियानी जिस्म पिंडलियों पर कुंडों की बंदिश की वजह से कदरे ऊपर को उठ गया था। अब आरा और उसके पैरों के दरमियान काफी फर्क था। हा 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 हा, तो तुम्हारा ख्याल है इस तरह तुम आरे से बच जाओगे? रॉगर ने बड़े तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा और नॉब को घुमाने लगा। आरा तेजी से नीचे आने लगा। रुक जाओ, मुझे वाकई ही आसान मौत कबूल कर लेनी चाहिए, अचानक टाइगर ने खौफजदा से लहजे में कहा और रॉगर ने एक बार फिर फातिहाना अंदाज में कहका लगाया और नॉब नमा स्विच से हाथ हटा लिया। बस इतनी ही दलेरी थी तुम में?
बड़े बहादुर बन रहे थे, रॉगर ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जबकि टाइगर ने देखा कि उसके हाथ खड़े हुए आदमी के चेहरे पर मायूस के तासुरात नमूदार हुए थे। ये वाकई खौफनाक मौत है। बहरहाल मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन इस अपने साथी को बाहर भेज दो। मैं नहीं चाहता कि ये बातें किसी गैर जिम्मेदार आदमी के कानों में पड़ गईं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, टाइगर ने कहा। तुम जाओ, रॉगर ने मुड़कर अपने साथी से कहा और वो खामोशी से मुड़ा और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर गया और दरवाजा उसके हुक्म में खुद ब खुद बंद हो गया। अब बताओ, रॉगर ने सख्त लहजे में कहा, पहले इस खौफनाक आरे को वापस छत में गायब करो। मेरी तो जान फना हो रही है। इसे देख देख कर किस कदर खौफनाक अंदाज में चल रहा है, टाइगर ने सहमे हुए लहजे में कहा। और रॉगर मुड़ा और वापस स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया। उसने पैनल बॉक्स पर मौजूद दोनों बटन ऑफ कर दिए। आरा ना सिर्फ चलना बंद हो गया बल्कि दूसरे लम्हे ऊपर को उठता हुआ खटाक की आवाज के साथ छत में गायब हो गया। अब छत पहले की तरह साफ दिखाई दे रही थी। रॉगर ने पैनल बॉक्स खोला और लच्छेदार तार को लपेटकर उसके अंदर रखने में मसरूफ हो गया। टाइगर की तरफ इसकी पुश्त थी। टाइगर उसके मुड़ते ही अपने जिस्म को ऊपर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। कुंडे उसके टुकनों से काफी ऊपर थे, इसलिए घसीटने की वजह से उसके पैर कुंडों के करीब होते गए। अलबत्ता अब उसने पैर दोबारा ऊपर को कर लिए थे। इधर जैसे ही कुंडे टुकनों तक पहुंचे, उधर सर के ऊपर कुंडे में जकड़ी हुई उसकी कलाइयां को ऊपर खिसकती चली गई और इसने दोनों हाथों को वापस कुंडों की तरफ मोड़ा और फिर उसकी दरमियानी उंगलियां कुंडों की साइड पर पहुंच गई। यहाँ एक बटन सा उभरा हुआ था। उसने होंठ भींचकर इन बटनों को दरमियानी उंगलियों से दबाया तो खटाक की आवाज के साथ ही दोनों कुंडे दरमियान से खुलकर साइडों में हो गए और टाइगर की कलाइयां इन कुंडों से आजाद हो गई। इस वक्त रॉगर तार लपेटकर उसे बॉक्स में रख रहा था। खटाक की आवाज सुनकर उसने तेजी से सर घुमाया, लेकिन शायद टाइगर को उसी तरह प्लेटफॉर्म पर बेहिस्सो हरकत पड़े देखकर वो मुतमईन हो गया। उसने शायद आवाज को अपना वहम समझा था कि दोबारा गर्दन मोड़कर बॉक्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसी लम्हे टाइगर का ऊपर वाला जिस्म एक झटके से उठा और खम खाता हुआ आगे की तरफ झुक गया। चंद लम्हों बाद उसके हाथ पिंडलियों के गिर्द मौजूद कुंडों की नॉब पर पहुंच गए और टाइगर ने उनको साइडों पर मौजूद बटन दबा दिए। एक खटाक की आवाज उभरी और पिंडलियों वाले कुंडे भी दरमियान से निकल गए। उसी लम्हे रॉगर बॉक्स बंद करके तेजी से मुड़ा ही था कि यकलख टाइगर का जिस्म एक जोरदार झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या? रॉगर उसे इस तरह अचानक खड़े होते देखकर यकलख्त बुत सा बन गया। उसकी आंखें हैरत की मदार से फैली हुई तकरीबन कानों तक पहुंच गई थी। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूं रॉगर, टाइगर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और उछलकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया। तुम आजाद कैसे हो गए? रॉगर ने हैरत की शिद्दत से हकलाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता टाइगर ने जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो इस तरह उड़ता हुआ रॉगर से जा टकराया जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली फासला पलक झपकने में तय करती है। और रॉगर को वो घसीटता हुआ एक धमाके से दरवाजे के साथ दीवार से जा टकराया। इसका एक बाजू इसके सीने के साथ जम लगाते वक्त मुड़ गया था और यही मुड़ा हुआ बाजू रॉगर के चेहरे पर जम गया था। नतीजा ये कि जब रॉगर की पुश्त दीवार से टकराई, बाजू के दबाव की वजह से इसका सर पूरी कुव्वत से दीवार से जा टकराया था और टाइगर यकलख्त पीछे हटा तो रॉगर मुंह के बल नीचे गिरने ही लगा था कि टाइगर का दूसरा बाजू घुमा और नीचे को झुकते हुए रॉगर की कनपट्टी पर टाइगर की मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से लगा और रॉगर चीखता हुआ उछलकर बाएं पहलू से फर्श पर गिरा। उसने सर झटक कर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर एक धमाके से गिरा और साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। टाइगर तेजी से मुड़ा और उसने बंद भारी दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब दरवाजा दूसरी तरफ से ना खोला जा सकता था। होल भी उसने बंद कर दिया ताकि कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हो जाए। फिर उसने सबसे पहले अपनी जुराबें और बूट पहने जो एक तरफ पड़े हुए थे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रॉगर की आसान मौत कौन सी होती है, टाइगर ने बूट पहनकर फर्श पर बेहोश पड़े हुए रॉगर की तरफ बढ़ते हुए कहा और बिल्कुल उसी अंदाज में रॉगर को बाजू से पकड़कर घसीटा और प्लेटफॉर्म की तरफ ले गया जैसे रॉगर उसे घसीट कर ले गया था। वहां उसने उसे अपनी जगह पर लिटाया और फिर उसकी दोनों कलाइयां और पिंडलियां कड़ों में जकड़कर पीछे हटा और सीधा स्विच पैनल की तरफ मुड़ गया। उसने पैनल बॉक्स खोला। अंदर लिपटी हुई तार के साथ वही नॉबनुमा स्विच मौजूद था। उसने उसे बाहर निकाला और बॉक्स बंद करके उस पर पहले सुर्ख रंग का बटन दबाया तो छत से खटाक की आवाज के साथ ही वही आरा दोबारा नमूदार हुआ और तेजी से नीचे आकर मखसूस फासले पर रुक गया, क्योंकि जब उसे ऊपर उठाया गया था वो एन टाइगर के पैरों के ऊपर मौजूद था। इसलिए अब वो जब नीचे आ गया तो अब वो रॉगर के पैरों के एन ऊपर था। टाइगर ने साथ वाला बटन दबाया तो आरा उसी तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमने लगा। टाइगर तार वाला स्विच हाथ में पकड़े प्लेटफॉर्म के करीब आकर रुक गया।
दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मुख्तलिफ सिमत में घूमता था। टाइगर ने एक हिस्से को घुमाया तो चलता हुआ आरा रॉगर के सर की तरफ खिसकने लगा। टाइगर ने उसे वापस किया तो आरा अभी वापस आ गया। जब वो रॉगर के उल्टे पैरों के ऊपर आया तो टाइगर ने हाथ हटा लिया। रॉगर के पैरों में बूट थे, लेकिन टाइगर को मालूम था कि बूट तो सिर्फ तकल्लुफ ही है। एक लम्हे में आरे ने बूट के पुरखचे उड़ा देने हैं। रॉगर ने सिर्फ नफसियाती फ़ायदा हासिल करने के लिए टाइगर के बूट उतरवाए थे ताकि टाइगर ज़्यादा दहशतज़दा हो सके, लेकिन टाइगर को ऐसे किसी नफसियाती फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत ना थी। इसलिए उसने बूटों की तरफ तवज्जो ही ना की और नॉब दूसरे हिस्से को आहिस्ता से हरकत दी तो घूमता हुआ तेज़ रफ्तार आरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकने लगा। फिर उसकी बरकरफ्तार दंदाने जैसे ही बूटों की टोह से टकराए, बूटों की तंग और बाहर को निकली हुई टोह के पुरखचे उड़ गए और रॉगर के दोनों अंगूठे भी शदीद जख्मी हो गए। टाइगर ने नॉब को ज़रा सा वापस घुमाया तो आरा आधे इंच के करीब ऊपर को उठ गया। रॉगर अंगूठों के ऊपर वाले सिरे के पुरखचे उड़ने से चीख मार कर होश में आ गया। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन कुंडों की वजह से बस हल्का सा फड़क कर ही रह गया। उसका चेहरा तकलीफ और खौफ की शिद्दत से मसख होता जा रहा था। तुम्हें अब एहसास होगा रॉगर कि मौत जिसे तुमने खुद ही आसान और मुश्किल खानों में बांट रखा है, दर हकीकत होती क्या है। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा, तुम इन कुंडों से कैसे आज़ाद हो गए थे? क्या तुम जादूगर हो? रॉगर को शदीद अपनी तकलीफ से ज़्यादा इस बात पर हैरत थी कि टाइगर बगैर किसी मदद के खुद इन कुंडों की गिरफ्त से कैसे आज़ाद हो गया, क्योंकि बिज़ाहिर ये बात वाकई नाकाबिल यकीन थी। और शायद अगर रॉगर खुद टाइगर को इन कुंडों की गिरफ्त से इस तरह आज़ाद देख लेता तो कभी यकीन ना करता। जहानत और उसका बर वक्त इस्तेमाल ही असल जादू है मिस्टर रॉगर। जिस वक्त तुम्हारा साथी मुझे इन कुंडों में जकड़ रहा था उस वक्त मेरा जिस्म ज़रूर बेहिस था, लेकिन मेरी आंखें देख सकती थी और जहन सोच सकता था। मैंने देखा कि इन कुंडों की साइड पर बटन है जिन्हें दबाने से ये कुंडे दरमियान से खुल जाते हैं, लेकिन जाहिर है इनमें जकड़े हुए आदमी के हाथ इन बटनों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब तुमने मेरे उल्टे हुए पैरों को आरे से काटना चाहा और मैंने दोनों पैर मोड़कर प्लेटफॉर्म से लगाए तो कुंडों में पिंडलियां जकड़ी होने की वजह से मेरा जिस्म खुद ब खुद अकड़ा, लेकिन इससे मुझे एहसास हुआ कि कड़ों में मौजूद पिंडलियां खिसक सकती हैं। चनाचा मैंने तुम्हारे आदमी को बाहर भिजवाया ताकि तुम अकेले ही पैनल बॉक्स की तरफ जाओ। इस तरह मैं निगरानी से बचकर अपना काम कर सकता था। फिर मैं ऊपर को खिसका और इसी तरह मेरा हाथ इन कुंडों से कुछ दूर चला गया और इतना फासला पैदा हो गया कि मेरा हाथ मुड़कर इसकी बड़ी उंगली कुंडे की साइड में मौजूद बटन तक पहुंच जाती। नतीजा तुम्हारे सामने है। हाथों के आज़ाद हो जाने के बाद पिंडलियों के गिर्द कुंडे खोलना तो बहरहाल कोई मसला ना था, लेकिन सबसे बड़ा मसला तुम तक पहुंचने का था। फिर तुम तक पहुंचने में कोई रुकावट बाकी ना रही और नतीजा ये कि अब तुम यहां पड़े हो। टाइगर ने वजाहत करते हुए कहा। ओह, हैरत अंगेज, रॉगर ने बेइख्तियार कहा। उसके साथ ही उसका जिस्म लाशऊरी तौर पर ऊपर को खिसकने लगा और वो खुद ही अमल करना चाहता था जिस अमल से टाइगर ने इन कुंडों से निजात हासिल की थी। और टाइगर हंस पड़ा। नहीं मिस्टर रॉगर, तुम्हारी कोशिश फजूल है। तुम्हारी कलाइयाँ मुझसे ज़्यादा मोटी हैं, इसलिए ये नहीं खिसक सकती, टाइगर ने हंसते हुए कहा और रॉगर के चेहरे पर मायूसी के आसार नमूदार हो गए। तुम मुझे आज़ाद कर दो, मेरा वादा है कि तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, रॉगर ने जल्दी से कहा। तुम्हारी वादे वईद वाली पोजीशन खत्म हो गई रॉगर, अब तुम मेरी बारी है। तुमने पहले मुआवजे वाली मेरी ऑफर ठुकरा दी, इसलिए अब तुम्हें मुआवजा तो नहीं मिल सकता। अलबत्ता मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि अगर तुम लेबॉर्ट्री का सही महल वकू मुझे बता दो तो मैं इस आरे को नीचे ना लाऊंगा। और ये भी सुन लो कि अब तक बहुत बातें हो चुकी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे गप्पे हाँकता रहूं। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इसके बाद नॉब घुमा दूंगा और फिर तुम्हारे जिस्म का जो हशर होगा उसकी निस्बत तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हो। 1, 2। टाइगर ने बात के इख्तिताम पर गिनती शुरू कर दी। इसके साथ ही उसने घूमते हुए आरे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रॉगर ने यकलख्त हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। खौफनाक मौत को सामने देखकर उसका पूरा चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था। बोलते रहो वरना, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री झंपू शहर से शुमाल मशरिक में पहाड़ों के अंदर है, बस इतना जानता हूँ, रॉगर ने कहा। सही महल्ले वकू बताओ। बिल्कुल सही, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही उसने नॉब को जरा सा और घुमाया। घूमते हुए आरे ने एक लम्हे में रॉगर की दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों के पुरखचे उड़ा दिए और रॉगर के हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकलने लगी जैसे उसकी रूह भी इन चीखों के साथ ही जिस्म से निकलती जा रही हो। उसने टाइगर की तरह अपने पैर मुखालिफ सिमतों में मोड़कर प्लेटफॉर्म के साथ लगाने की लाशऊरी कोशिश की थी, लेकिन भारी जिस्म होने की वजह से उसकी पिंडलियां भी काफ़ी मोटी थी, इसलिए वो अपने पैर बावजूद कोशिश के ना मोड़ सका। सही,
और तफसील से बताओ, वरना। टाइगर की घुर्राहट और बढ़ गई। मैं सही बता रहा हूँ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, उसे ऊंचा उठा लो, फॉर गॉड सेक, रॉगर ने हिस्यानी अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसकी आवाज़ टूटती चली गई। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश हो चुका था, लेकिन टाइगर ने हाथ रोकने के बजाय नॉब को मामूल से और घुमाया और आरा बाल बराबर और नीचे आया और पैरों की उंगलियां जड़ों तक साफ हो गई। रॉगर ने एक बार फिर खौफनाक अंदाज में चीखता हुआ होश में आ गया। उसका चेहरा तकलीफ और खौफ की शिद्दत से इस कदर मसक हो चुका था कि इस हालत में शायद उसके साथ ही उसे बाहैसियत रॉगर ना पहचान पाते। आखिरी बार कह रहा हूं, सही और तफसील से महल्ले वकू बताओ। टाइगर का लहजा बदस्तूर सर था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था और आंखों से इस कदर सफाकी और सर्दमहरी चुकने लगी थी जैसे वो किसी जीते जागते इंसान के बजाय किसी लकड़ी को आरे से काट रहा हो। चंपू शहर से शुमाल मशरिक की तरफ 50 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर एक आबादी है नालकू। इससे करीब एक पहाड़ी सिलसिला है जवा गानू कहलाता है, जिसके अंदर एक आबादी है। इसमें ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्रीज हैं। बाहर से इसका कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक माह बाद इसका अंदर से रास्ता खोला जाता है और फिर इस पहाड़ी सिलसिले के किसी खुफिया रास्ते से चंद अफराद नालकू पहुँचते हैं। नालकू बस्ती का सरदार डोंगा नहीं खुराक की सप्लाई करता है और ये वापस चले जाते हैं। किस रास्ते से जाते हैं इसका मुझे इल्म नहीं। लेबर भी नालकू बस्ती तक पहुंचाई जाती थी। रात की तारीकी में उन्हें वहां पहुंचा देता था। बस मुझे सिर्फ इतना इल्म है, इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं। मैं नालकू बस्ती से आगे कभी नहीं किया। लेबर की सप्लाई के लिए भी बस नालकू तक ही जाता था, आगे नहीं। रॉगर ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया जैसे वो सब कुछ अपने इरादे के बगैर लाशऊरी तौर पर कहता जा रहा हो। क्या ये सरदार डांगा मकामी आदमी है? टाइगर ने पूछा। हाँ, वो मकामी है, रॉगर ने जवाब दिया। ओके रॉगर, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, टाइगर ने कहा और फिर वो तेज़ी से मुड़ा। उसने एक तरफ पड़ी हुई मशीन गन उठाकर दूसरे लंबे रेट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही रॉगर के हलक से चीखें बरामद हुई और उसका बंधा हुआ जिस्म चंद लम्हे बुरी तरह फड़कता रहा और फिर साकित हो गया। टाइगर मशीन गन लिए तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। अब उसके सामने मसला इस अड्डे से बाहर निकलने का था। उसे मालूम था कि बाहर रॉगर के मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। उसने बड़े मोहतात अंदाज में दरवाजे का लॉक खोला और फिर दरवाजे को खोलने के लिए खींचा ही था कि उसके जहन पर जैसे तारीकी ने अचानक शखून मार दिया और उसका जिस्म पूरी तरह लहराता हुआ फर्श पर गिरकर साकित हो गया। मशीन गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठे हुए सर लॉरेंस ने चौंक कर सर उठाया और फिर उसने मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्बे दरवाजे के ऊपर दीवार पर नस्ब स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर एक लंबा तड़ंगा एकेडमिया नौजवान खड़ा था। सर लॉरेंस ने एतमीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए बटन ऑफ कर दिया, फिर उसके साथ ही मौजूद दूसरा बटन प्रेस कर दिया। उसके साथ ही कमरे का बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वही एकेडमिया नौजवान जो स्क्रीन पर खड़ा नजर आया था अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था। चेहरे पर सफ़ाकी और दरश्तगी के तासुरात जैसे सब्त हुए नजर आ रहे थे। जिस्मानी लिहाज से वो इंतहाई सख्त, ठोस और वर्जिशी जिस्म का हामिल नजर आ रहा था। उसके चलने के अंदाज से ही जाहिर होता था कि वो खासा फुर्तीला और तेज आदमी है। आंखों में मौजूद तेज चमक उसकी ज़खारत का पता देती थी। आओ फ्लिप, मैं तुम्हारा मुंतज़िर था, सर लॉरेंस ने अपने सामने खुली हुई एक फाइल बंद करते हुए कहा। सॉरी सर, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी इसलिए देर हो गई, फ्लिप ने मौतमाना लहजे में कहा और मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें पाकिशिया जाने और अली इमरान से टकराने का बहुत शौक था और तुम कई बार इस बारे में मुझे कह भी चुके हो। क्या अब भी ये शौक मौजूद है? सर लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिशिया, अली इमरान, ओह, तो क्या कोई केस ऐसा आ गया है? वेरी गुड सर लॉरेंस, आप शौक की बात कर रहे हैं। मेरा तो जी चाहता है कि एक लम्हा देर किए बगैर वहां पहुंच जाऊं, लेकिन आपने हमेशा मुझे मना कर दिया था। फ्लिप ने चौंक कर कहा। हाँ, इसलिए मना किया था कि बगैर किसी केस के सिर्फ तुम्हारी अना की तस्कीन के लिए मैं तुम्हें भेज ना सकता था, लेकिन अब एक केस ऐसा आ गया है कि तुम अपने अरमान पूरे कर सकते हो। सर लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह वेरी गुड, ये मेरे लिए वाकई ही खुशखबरी है। क्या केस है? फ्लिप ने इंतहाई इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। तफसील तो तुम्हें इस फाइल से मिल जाएगी। मुख्तसर तौर पर इतना बता देता हूँ कि एकेडमिया के मुल्क आटान में खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई गई है जिसमें कोई हथियार तैयार किया जा रहा है। इससे पहले एकेडमिया की एक और एजेंसी की जिम्मा इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत थी। Like, comment, share, press the bell icon.